सोचिए, एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसने अपने संदेश पत्थरों पर उकेर दिए ताकि दुनिया उन्हें कभी भूल ना पाए। और फिर भी हुआ ये कि दुनिया उसे लगभग 2000 साल तक भुलाए बैठी रही। ये कहानी है इतिहास के सबसे ताकतवर और फिर सबसे दयालु राजाओं में से एक की, जिसकी पहचान ही एक पहेली बन गई थी। तो देखिए, सदियों तक पूरे भारत में जो पुराने खंबे मिले, उन पर एक ही नाम खुदा हुआ था, पियदस्सी, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। सब ये तो जानते थे कि ये कोई महान राजा था, पर यह कोई नहीं जानता था कि आखिर ये राजा था कौन। ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसने इतिहासकारों को सदियों तक उलझाए रखा। तो सवाल यह है कि ये पहेली सुलझी कैसे? जवाब मिलने में आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 2000 साल लग गए। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने आखिरकार उस पुरानी लिपि को पढ़ तो लिया, लेकिन पियदस्सी की असली पहचान अब भी एक राज ही थी। असली ब्रेक थ्रू तो हुआ 1915 में, जब मस्की में एक पत्थर का शिलालेख मिला। उस पत्थर पर पहली बार पियदस्सी के साथ एक और नाम लिखा था, अशोक। और बस उसी पल इतिहास का एक भूला हुआ पन्ना फिर से हमारे सामने खुल गया। और इस एक नाम के खुलते ही एक ऐसी कहानी सामने आई जो किसी को भी हैरान कर दे। एक ऐसे सम्राट की कहानी जो पहले तो एक बेरहम विजेता था, लेकिन फिर उसे अपने ही किए पर इतना गहरा पछतावा हुआ कि उसने हथियार छोड़कर नैतिकता और शांति पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जब अशोक सिंहासन पर बैठा तो वो अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की ही तरह एक बहुत एम्बिशियस और क्रूर शासक था। उसका बस एक ही मकसद था, मौर्य साम्राज्य को जितना हो सके उतना फैलाना। उसके लिए जीत ही सब कुछ थी और वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। अपने राज के 8वें साल में अशोक ने कलिंग पर हमला किया। ये लड़ाई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस जंग की कीमत बहुत ही भयानक थी। कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जरा सोचिए, उस जमाने की आबादी के हिसाब से ये कितना बड़ा नरसंहार रहा होगा। और ये तो सिर्फ मरने वालों की गिनती थी। त्रासदी तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। लड़ाई के बाद 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बनाकर उनके घरों से बेघर कर दिया गया। कलिंग की जमीन लाशों और आंसुओं से पट गई थी। और ये सब हम इसीलिए जानते हैं क्योंकि अशोक ने ये खुद पत्थरों पर लिखवाया। युद्ध की उस तबाही ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। उसने अपने शिलालेखों में खुद माना कि उसे इस जीत पर बहुत गहरा दुख और पछतावा है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा सम्राट हुआ हो जिसने अपनी ही जीत पर इस तरह खुलेआम अफसोस जाहिर किया हो। बस यही गहरा पछतावा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अशोक ने हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी और अपने पूरे साम्राज्य को एक नए फिलॉसफी के लिए डेडिकेट कर दिया। एक ऐसा दर्शन जिसे उसने पत्थरों पर उकेर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे हमेशा याद रखें। ये नया दर्शन था धम्म। अब देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये जीने का एक सही तरीका था, एक तरह का मॉरल कोड। धम्म का सार था अहिंसा, सहिष्णुता, दया और हर किसी के प्रति सम्मान। अशोक ने धम्म के इन सिद्धांतों को अपने पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया ताकि आम लोग भी इन्हें पढ़ सकें और समझ सकें। इसमें सभी जीवों के लिए अहिंसा, दूसरे धर्मों का सम्मान, बड़ों का आदर और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने जैसी सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी बातें थीं। ये एक तरह से उसके साम्राज्य का नया संविधान था। अपने इस संदेश को अमर बनाने के लिए अशोक ने आर्किटेक्चर का सहारा लिया। उसने पूरे साम्राज्य में विशाल चमचमाते हुए पत्थर के खंभे बनवाए जिन पर धम्म के आदेश खुदे हुए थे, और साथ ही बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेषों को सहेजने के लिए सांची जैसे शानदार स्तूप बनवाए। ये इमारतें सिर्फ कला का नमूना नहीं थीं, बल्कि उसके नए साम्राज्य का प्रतीक थीं। अच्छा, उस दौर की कला में भी एक बड़ा दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ थी शाही कला, जैसे अशोक के स्तंभ जो सम्राट की ताकत और उसकी सोच को दिखाते थे, और दूसरी तरफ थी लोक कला, जैसे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। इन्हें आम लोग या लोकल गवर्नर्स बनवाते थे और ये उस वक्त के लोकल कल्चर और मान्यताओं को दर्शाती थीं। अब कहानी एक और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती है। अशोक के साम्राज्य का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है उसका ग्रीक वर्ल्ड यानी यूनानी दुनिया के साथ एक बहुत गहरा और प्रभावशाली कनेक्शन। असल में ये यूनानी कनेक्शन अशोक के समय से भी पहले उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में ही शुरू हो गया था।
चंद्रगुप्त ने यूनानी राजा सेल्यूकस के साथ एक संधि की थी जिसमें शायद एक शादी का समझौता भी शामिल था। मतलब ये भी हो सकता है कि अशोक की रगों में यूनानी खून दौड़ रहा हो। मेगास्थनीज जैसे ग्रीक एम्बेसडर तो मौर्य दरबार का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। और इस कनेक्शन का सबसे ठोस सबूत मिलता है कंधार में। यहाँ अशोक का एक शिलालेख मिला है जो पूरी तरह से ग्रीक और अरामी भाषा में लिखा है। और ये कोई टूटी फूटी ग्रीक नहीं, बल्कि बहुत ही शानदार ऊंचे दर्जे की भाषा है। ये दिखाता है कि अशोक अपनी यूनानी प्रजा से सीधे उन्हीं की जबान में बात करना चाहता था। सिर्फ भाषा ही नहीं, अशोक के विचारों और ग्रीक फिलॉसफी के बीच भी गजब की समानताएं थीं। चक्रवर्तिन यानी यूनिवर्सल रूलर का आइडिया प्लेटो के फिलॉसफर किंग जैसा था। धम्म का कॉन्सेप्ट ग्रीक यूसेबिया यानी न्याय के जैसा था। और तो और शाकाहार का आइडिया भी पाइथागोरस के दर्शन से मिलता जुलता था। ये सब एक गहरे कल्चरल एक्सचेंज की तरफ इशारा करता है। अशोक ने अपने शिलालेखों में ये तक दावा किया है कि उसने धम्म का संदेश फैलाने के लिए मेडिटेरेनियन सी तक अपने दूत भेजे थे। वो मिस्र के टॉलेमी और मैसेडोनिया के एंटीगोनिस जैसे बड़े बड़े यूनानी राजाओं का नाम लेता है। सोच कर देखिए, एक भारतीय सम्राट की नैतिक और डिप्लोमैटिक पहुंच कहां तक थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अशोक की विरासत क्या है? क्या सिर्फ ये पत्थर के स्तंभ और स्तूप हैं? नहीं, उसकी असली विरासत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उसने दुनिया को शासन करने का एक ऐसा तरीका दिखाया जो हथियारों पर नहीं बल्कि नैतिकता पर टिका था। उसकी सबसे बड़ी देन शायद बौद्ध राजत्व का आइडिया था। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी जिसके मुताबिक राजा की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसके नैतिक आचरण में होती है। राजा को सत्ता भगवान से नहीं बल्कि अपनी प्रजा के समर्थन और धम्म के पालन से मिलती है। इस एक विचार ने पूरे एशिया में राज करने की परिभाषा ही बदल दी। अशोक की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होता है जब एक शासक की सबसे बड़ी विरासत वो नहीं होती जो उसने जीता, बल्कि वो होती है जिसका उसे पछतावा हुआ। शायद अशोक की सबसे बड़ी विरासत उसका विशाल साम्राज्य नहीं था, बल्कि पत्थरों पर उकेरा गया उसका वो पछतावा था।